हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ EORO, जो आगे एक बहुत बड़ा एग्जाम आने वाला है और बहुत अच्छे से मैंने इसकी तैयारी भी करवाई है, ऐप पर अपना पूरा कोर्स पढ़ा है। अब मैं यहाँ पर यूट्यूब पर अपने पहले डेली सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आए थे और अपनी जो बुक आई है EORO की, उसके क्वेश्चंस यहाँ पर आपको रेगुलर सोल्व कराने वाला हूँ। मैं मानता हूं कि लगभग लगभग मैं इसके 300-400 प्रश्न लेकर आने वाला हूं। अगर आपने उसको भी अच्छे से कर लिया तो मान के चलिए कि आपका ये एक्ट बहुत आसान हो जाने वाला है। तो आज से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखो, EORO का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में है। टोटल 120 प्रश्न आपके यहाँ पर 120 अंक के यहाँ पर आने वाले हैं। तो 120 प्रश्न में से 80 जो प्रश्न है वो पार्ट ए में ये जीके का पार्ट है, सामान्य ज्ञान, जिसमें पॉलिटी है, यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान का भूगोल और करंट अफेयर्स है। इसके अलावा पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस है ना। ये ऐसा पोर्शन है जो आप रेगुलरली पढ़ते हैं, लेकिन जो चैलेंज है वो इस पार्ट में है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और नगरीय निकायों में संबंधित विविध नियम और योजनाएं। ठीक है, यानी इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो एक्ट है 2009 का, इसी के साथ 3 नियम है और इसमें 8 योजनाएं दे रखी है। ये पूरा जो पार्ट है ये 40 नंबर का पार्ट है। ठीक है, तो इस 40 नंबर के पार्ट को कैसे कवर करना है उस पर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये क्योंकि 80 नंबर का लगभग लगभग ऐसा है जो आपने कई बार पढ़ रखे होंगे, लेकिन ये पोर्शन आप सबके लिए नया हो गया। तो इसके लिए मैं एक प्रकार से आपकी ये क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहा हूं। इस क्वेश्चन सीरीज को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो ये मानकर चलिए कि आपकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये क्वेश्चन कहां से ला रहा हूं, इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं मैं आपको। ये अपनी जो आपकी काफी टाइम से डिमांड थी, ये बुक मार्केट में आ चुकी है। इस बुक में एक तो नगर पालिका एक्ट 2009 पूरा कवर किया मैंने, बहुत आसान भाषा में, एक प्रकार के नोट्स फॉर्मेट में है। जो भी नोट्स मैंने यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को दिए वो पूरा पूरा नोट्स आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। नगर पालिका 2009 का जो एक्ट है वो पूरा है, तीनों नियम इसमें है, जो 8 की 8 योजनाएं वो सारी की सारी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें शामिल है, प्लस इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने डेली सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में भी दिए थे वो भी इसमें हमने शामिल किया। तो एक बहुत बेहतरीन बुक इसमें हमने तैयार कर ली। टोटल लगभग 192 पेज की ये बुक है और आपको ये मार्केट में 120 रुपीज में आपको मिल जाएगी। इसकी फिक्स रेट हमने रेट बहुत कम रखी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। ये 120 रुपए है। मार्केट में हो सकता है थोड़ी सी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो, अभी सिर्फ होलसेलर या कुछ प्रमुख दुकानों पे मिल रही है। अगर आप जयपुर, जोधपुर, अजमेर में है वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगी, बाकी जगह थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन में टेलीग्राम आप देखना, कुछ नंबर दिए हैं, वहां पर कर सकते हैं। और अभी फिलहाल ऐप में भी अवेलेबल, अपना जो क्वालिटी एजुकेशन का ऐप है उससे भी आप मंगा सकते हैं, वहां पर मिल जाएगी। इसके ही सारे के सारे प्रश्न मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, इससे आपकी एक बहुत अच्छी समझ बन जाएगी। लगभग 300 साढ़े 300 प्रश्न करवाऊंगा तो ये पूरा पूरा एक्ट वैसे भी कवर हो जाएगा। इसको अगर आप डिटेल में समझना है तो बुक पढ़ सकते हैं, और वैसे इसका वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। जिन साथियों ने देखा उनके लिए तब ये बहुत आसान हो गया होगा, बाकी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अब सवाल पर आते हैं। देखो यहाँ पर इस पहले वीडियो में मैं 25 प्रश्न डेली यही कोशिश करेंगे, 25-25 प्रश्नों की सीरीज। अगर मैं 12 वीडियो भी लेकर आऊंगे तो 300 प्रश्न लगभग यहाँ पर कवर हो जाएंगे और आसानी से आप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मैंने ज्यादातर प्रश्न इसी तरह से सेट किए, कौन से कथन सत्य है कौन से कथन असत्य, उस पर ये, ताकि इसे चारों ऑप्शन पर हम बात कर सके और चारों ऑप्शन हमारे क्लियर हो सके। इस अधिनियम में कुल 340 धाराएं, 8 अनुसूचियां है। इस अधिनियम को संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया है। यह अधिनियम 11 सितंबर 2009 को कानून बनाता। कौन सा सही है? आप भी अपने, देखो यहां पर आप, जब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं आप भी अपने मन में इसका उत्तर दे सकते हैं कि आपको प्रश्न आता है या नहीं आता, ये आपको पता चल जाएगा। मैं इसका आंसर बताता हूं। कौन सा कथन सत्य है ये फाइंड करना। देखो जब सत्य असत्य आता है ना, बहुत सावधानी से, सत्य असत्य में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और हम गलत कर देते हैं। इस अधिनियम में कुल 340 धारा हैं, ये कथन असत्य है, क्योंकि धाराएं टोटल अगर हम बात करें तो 344 धाराएं हैं, और अध्याय की बात करें तो 17 अध्याय हैं। अध्याय कितने हैं? 17 अध्याय। में इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। अध्याय 17 है, और धाराओं की बात करें तो धाराएं जो है वो 344 धारा यहाँ पर है। इस अधिनियम में 8 अनुसूचियां, ये भी यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचियों की बात करें तो 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, यानी ये भी यहाँ से गलत हो जाता है। तो फिर सही क्या है? सही की बात कर लेते हैं। इस अधिनियम को संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया है। देखो पहली जो धारा है, पहली धारा में लिख रखा है कि इसका नाम क्या होगा, इसका प्रसार कहां पर होगा। तो इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान में नहीं है, उसी में लिखा हुआ है कि छावनी क्षेत्रों को छोड़कर। ध्यान देना, हर स्टेट में सेंटर से चलित छावनी क्षेत्र भी होते हैं। तो ये संपूर्ण राजस्थान में
नहीं है। जहां जहां पर भी छावनी क्षेत्र है वहां पर ये लागू नहीं होता है। इसकी पहली धारा फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। इसमें धारा 1 में लिखा हुआ है छावनी क्षेत्रों को छोड़कर, छावनी क्षेत्र को छोड़कर। क्लियर हो गया? अब ये कह रहा है नेक्स्ट, ये कब से प्रारंभ हुआ, ये भी धारा 1 में लिखा हुआ। ये सारी चीजें जो है ना, ये दोनों चीजें धारा 1 में लिखी हुई है, और ये अधिनियम में हमें टोटल जब चैप्टर देखते हैं तब पता चलता है सारी। ये अधिनियम 11 सितंबर 2009 को कानून बनाता। बिल्कुल धारा 1 में लिखा हुआ है कि ये जो अधिनियम है 11 सितंबर 2009 को, इस जिस तारीख से राजपत्र में प्रकाशित होगा उसी तारीख को, यानी 11 सितंबर 2009 को प्रवृत्त होगा। तो ये 11 सितंबर 2009 को प्रवृत्त हुआ, यानी ये सही है। इसमें एक बात और जोड़ सकते हैं, 11 सितंबर 2009 को ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ। उसके बाद एनफोर्स में ये 15 सितंबर 2009 एक तरह से एनफोर्स लागू हो गया था, या फिर इसको ये कह सकते हैं ये प्रवर्तन में आ गया, लागू हो गया 15 सितंबर 2009। वैसे जो आपको सवाल पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा 11 सितंबर 2009 से। नेक्स्ट, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय प्रथम, टोटल कितने अध्याय है? अभी बात की थी 17 अध्याय है। पहला जो अध्याय है उसका नाम है प्रारंभिक। उसमें कितनी धाराओं का उल्लेख है ध्यान रखना। हालांकि हमारे सिलेबस की जब बात करें तो सिलेबस में देखो, मैं सिलेबस के कुछ यहाँ पर एक बार चैप्टर्स की बात कर लेता हूँ। ये सिलेबस का चैप्टर है, 17 चैप्टर है, लेकिन 17 के 17 हमारे सिलेबस में नहीं है। पहला चैप्टर नहीं है, उसके बाद ये दूसरा चैप्टर है गठन और शासन, वार्ड समिति, नगरपालिका संपत्ति, नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि, नगरपालिका राजस्व। इसके बाद 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर, 13वां चैप्टर और 14वां चैप्टर है ना। ये चैप्टर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। उसके बाद छठा नहीं है, इसके बाद ये 7वां है, उसके बाद ये 11वां है, उसके बाद ये 12वां है, ये 13वां है और ये 14। केवल यही चैप्टर जो है हमारे सिलेबस में, सारे नहीं है। लेकिन मैंने अध्याय 1 क्योंकि छोटा सा 2 ही धारा है तो उसको, क्योंकि वहीं उसी में लिखा हुआ है कि ये कब से लागू हुआ है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसके बारे में जानकारी आपको दे दी है। लेकिन वास्तव में सिलेबस में सिर्फ यही चैप्टर है, यानी कि अगर देखा जाए तो छठा चैप्टर नहीं है, उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां नहीं है, उसके बाद 15, 16, 17 हमारे सिलेबस में नहीं है, और बाद में ये 3 नियम शामिल किए हुए, ठीक है। इसको, ये सिलेबस को भी आप अच्छे से देख लेना, यहां से भी एक आध सवाल बन सकता है। कई बार सीधे सीधे सवाल सिलेबस में से उठकर बन जाता है। अब वापस अपने सवाल पर आ जाते हैं। यहां पर बात कर रहा है कि जो प्रथम अध्याय है उसमें कितनी धाराओं का उल्लेख है। टोटल धारा अभी हमने बात की, देखो जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं उसको अच्छे से याद कर लेना। टोटल धाराएं कितनी? 344 धाराएं, ठीक है। पहला जो अध्याय है उसमें 2 धाराएं, केवल 1 और 2। उसके बाद जो दूसरा अध्याय है उसमें 3 से लेकर 50 तक धाराएं उसमें दी हुई है। तो पहले में 2 धाराएं हैं, है ना। पहला तो उसका नाम लिखा हुआ है और उसका प्रसार कहाँ तक है। उसके बाद दूसरी धारा में उसकी परिभाषाएं लिखी हुई है। आगे और आने वाला है इससे रिलेटेड सवाल। तो इसका ही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 ये आ गया, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सत्य कथन। सत्य कथन मतलब सुमेलित कौन सा है कौन सा नहीं है, ये अपने को देखना। धारा 1 में लिखा हुआ परिभाषाएं, धारा 2 में लिखा हुआ संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ, धारा 3 में लिखा हुआ नगरपालिका को परिसीमन, और धारा 4 में लिखा हुआ नगरपालिका की संरचना। कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखो ये उल्टा लिख दिया है, ये होना चाहिए इधर, ये होना चाहिए इधर। धारा 1 में लिखा हुआ उसका नाम क्या है, नगरपालिका अधिनियम 2009। इसका प्रसार कहाँ है? छावनी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राजस्थान में है। प्रारंभ कब है? 11 सितंबर 2009। ये तीनों याद रख लेना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास सवाल भी आ गया। इसका नाम नगरपालिका अधिनियम 2009, ये तो सिंपल है। प्रसार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राजस्थान में है। प्रारंभ 11 सितंबर 2009 से। परिभाषाएं, इसमें कुछ टर्म्स दी हुई, उन टर्म्स की यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है। इसके अलावा कौन सा सत्य कथन है कौन सा सुमेलित है? नगर पालिका का जो परिसीमन है वो यहाँ पर दिया हुआ, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। धारा 4 यहाँ पर मिस्टेक है, सुमेलित नहीं है। नगर पालिका की संरचना ये धारा 6 में है। अगर हम बात करें कहाँ पर है तो ये धारा 6 में हमें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। धारा 4 में क्या लिखा हुआ? धारा 4 में लिखा हुआ कि राज्य सरकार नगर पालिका को उन उपबंधों से छूट दे सकती है जो इसके लिए अनुपयुक्त है, जो इसके लिए काम का नहीं है, उन उपबंधों से छूट दे सकती है। ये धारा 4 में लिखी हुई। देखो एक में उसका नाम लिखा हुआ है और कब शुरू होगा, कहाँ तक है। 2 में परिभाषाएं ये लिखा हुआ। 3 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, नगर पालिका का परिसीमन। और इसमें जो बात लिखी हुई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नगर पालिका का परिसीमन बहुत अच्छे से देख लेना, यहाँ से सवाल बनेगा। इसके बाद धारा 4 इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो संरचना है ये महत्वपूर्ण है, ये धारा 6 में दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये परिसीमन से संबंधित बात आ गई जो धारा 3 में लिखा हुआ है।
नगर पालिकाओं के परिसीमन के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। असत्य बताना यानी जो सत्य है उसको छोड़ देंगे, जो असत्य है उस पर हमें पॉइंट आउट करना है। कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जा सकता। परिसीमन, परिसीमन तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी नगर पालिका की सीमाओं के बारे में बात करनी है ना। नगर पालिका को सीमाओं का विस्तार कहाँ तक किस तरह से होता है उसके बारे में है। कोई भी स्थानीय क्षेत्र है, स्थानीय क्षेत्र है, कोई गांव का क्षेत्र है अभी, क्या उसको नगर पालिका घोषित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, अगर वो नगर पालिका की शर्तें पूरी करता है। इसका मतलब ये सही है। किसी भी नगर पालिका को विघटित किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई एक बार नगर पालिका बन गई, क्या उसे वापस विघटित कर सकते हैं, नगर पालिका से हटा सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। ये कथन भी सत्य है, समाप्त किया जा सकता है। 5 बातें लिख रखी इसमें परिसीमन में, तो मैं आपको यहाँ पर 4 तो यहीं पर मिल जाएगी। कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित, अपवर्जित का मतलब है बाहर, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स ऐसी खूब सारी है तो उसको मैंने यहाँ पर भी लिखा, उसको बाहर नहीं किया जा सकता है। कोई भी स्थानीय क्षेत्र जो नगर पालिका में शामिल हो गया है उसको वापस बाहर नहीं किया जा सकता है। क्या ऐसा सही है? ध्यान रखना, शामिल भी किया जा सकता है, वापस बाहर भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये कथन हमारा असत्य है, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहां से आपको 2 बातें तो है, स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका में शामिल किया जा सकता है, स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जा सकता है, नगर पालिका को विघटित किया जा सकता है। कोई भी स्थानीय क्षेत्र, एक नगर पालिका है, बाहर उसका कोई नगर स्थानीय क्षेत्र है, उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। एक तो नया क्षेत्र भी घोषित किया जा सकता है, कोई अन्य क्षेत्र है उसको भी ऐड कर सकते हैं। एक नगर पालिका को 2 भागों में बांटा जा सकता है। मान लो एक बड़ी नगर पालिका है, उसको 2 हिस्सों में बांट सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यह भी कथन यहां से सत्य कथन है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यहां पर मैंने ज्यादातर सवाल इसी तरह से यहां पर रखे हैं, सत्य असत्य, ताकि हमारे चारों के चारों ऑप्शन यहां पर हो। ये भी परिसीमन से जुड़ा हुआ ही है। परिसीमन में कुछ बातें और लिखी हुई, देख लेते क्या है। परिवर्तित क्षेत्र के, अब मान लो कि कोई भी नगर पालिका का नया क्षेत्र घोषित हुआ, या फिर इसमें कोई और नगर पालिका शामिल कर दी, या फिर नगर पालिका कम कर दी, तो क्षेत्र परिवर्तित हो गया। परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्माण और अनुरक्षण, निर्माण करना, सीमा चिन्ह बनाएंगे। सीमा चिन्ह का मतलब उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक हो गया, उसका सीमा चिन्ह है ना। नगर पालिका कहीं पर भी आप एंट्री करते हो तो बोर्ड लगा देखा अभी, यहाँ से ये नगर पालिका एंट्री, नगर पालिका की जो सीमा है वो प्रारंभ होती है, नगर पालिका आपका स्वागत करती है, ऐसे बोर्ड देखे होंगे आपने, है ना। वो एक तरह का सीमा निर्धारण चिन्ह है उसका। और उसके अनुरक्षण यानी उसको मेंटेन करना, उसको मेंटेन करने का खर्च संबंधित जिले का कलेक्टर व्यय करता है, यानी कि कलेक्ट्रेट के ऊपर होता है। क्या ये कथन सत्य है? ध्यान रखना, ये कथन असत्य है। क्यों? कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस की बात है कि ये काम, ये जो सीमा निर्धारण करना और उसको मेंटेन करना, उसका खर्चा कलेक्ट्रेट कार्यालय नहीं उठाएगा। कौन उठाएगा? नगर पालिका स्वयं उठाएगी। तो इसका आंसर कौन है? जिला का कलेक्टर नहीं करेगा। कौन करेगा? नगर पालिका, जो भी है, नगर पालिका बोर्ड है, चाहे नगर परिषद है, चाहे, तो नगर पालिका करेगी, न कि कलेक्टर। सीमा चिन्ह का निर्धारण संबंधित नगर पालिका करती है, यह भी गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। इस सीमा चिन्ह का निर्धारण जिले का कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी वो करेगा, न कि नगर पालिका। अब नगर पालिका ही तय करेगी कि मेरा सीमा यहां तक होगी, यहां तक होगी, तो नगर पालिका तो गड़बड़ भी कर सकती है, अपनी सीमा बढ़ा सकती है, किसी को शामिल कर सकती है, किसी को बाहर कर सकती है। तो ये काम नगर पालिका तय नहीं करेगा कि मेरी सीमा कहां तक आएगी। ये काम कौन करेगा? ये काम जिले का कलेक्टर करेगा, या इसमें लिखा हुआ या तो जिले का कलेक्टर, अब क्योंकि जिला का कलेक्टर पूरा जिले का मालिक है, वो इतना बड़ा यहाँ पर नहीं कर सकता है, वास्तव में मालिक नहीं है, जिले का सेवक है वो, है ना। हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं जिले का मालिक, जिले का सेवक जो है जिला कलेक्टर। तो वो क्योंकि एक बड़ा अधिकारी, उसके पास बहुत ज्यादा काम रहता है, तो सामान्य तो यही होता है कि उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उस नगर पालिका से वो कहाँ पर आ रही है, उसमें कोई उपखंड अधिकारी है, वो इस तरह के अधिकारी को उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, शब्द क्या है? जिले का कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत जो अधिकारी है वो करता है। तो ये भी असत्य हो गया। ठीक है। नगर पालिका जो नई बनाई गई है उसका चुनाव नियत दिन से 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, या फिर अगर कोई सदस्य जुड़े, कोई क्षेत्र जुड़ा, तो 6 माह के भीतर सदस्यों का निर्वाचन हो जाना चाहिए। क्या ये कथन सत्य है? ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगर कोई नई नगर पालिका बनी है या कोई क्षेत्र इसमें नया जुड़ा है, इसके जो सदस्य हैं उसका 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। ये इसमें नियम लिखा हुआ है नगर पालिका एक्ट में। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये कह रहा सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन तो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी है ये। और यहां पर आपको समझना है, इसको ध्यान से याद रख लेना, ये सार धारा 3 परिसीमन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब किसी स्थानीय क्षेत्र को एक नगर पालिका, स्थानीय क्षेत्र का मतलब है ये सामान्य, जैसे गांव की बात हो रही, कोई गांव था उसको भी नगर पालिका में शामिल कर दिया, तो उनके संदर्भ में असत्य कथन बताइए। कौन सा कथन बताना? असत्य। देखो पहला तो नजर यहीं पर जानी चाहिए, सत्य
पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। हम कई बार जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में सीधा हाँ ये आ गया बस राइट। अरे देखो तो सही, सत्य पूछा कि असत्य पूछा। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ज्यादा गलती करते हैं। सवाल को अच्छे से पढ़ना है। कई बार हमें लगता है ये तो आता है और पूरा सवाल पढ़ा ही नहीं है ना। सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ है? गांव के उस क्षेत्र की संपूर्ण आस्था व दायित्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, आस्था कई बार हमें समझ में नहीं आता, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब हो सकता है कई सर हम तो असेट्स और लाइबिलिटीज भी नहीं पता है तो इतना तो समझना पड़ेगा। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि असेट्स किसको बोलते हैं, लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं, क्योंकि आगे तो बड़ी खतरनाक वाली टर्म्स आने वाली है। ये तो बहुत सिंपल सी है, आस्था व दायित्व। आस्था का मतलब असेट्स, दायित्व का मतलब लाइबिलिटीज। कोई गांव के उस क्षेत्र की संपूर्ण आस्था, कोई गांव मान लो कि ये नगर पालिका है और कोई पास का गांव इसमें शामिल कर दे तो आस्था, असेट्स, असेट्स का मतलब उसकी जो भी संपत्ति है, जो संपत्ति है वो हो गए उसकी असेट्स। दायित्व का मतलब मान लो कि उस पर ग्राम पंचायत चल रही थी तो उस पर उसने बहुत सारा कोई कर्जा ले रखा है या फिर उसको कोई चुकाना है तो वो होगा उसका दायित्व, है ना। जैसे सामान्य असेट्स और जैसे आप अपने बारे में एग्जांपल ले तो आपके पास क्या संपत्ति है या फिर आपके पास किसी भी तरह की वो संपत्ति फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है ना, मूर्त भी हो सकती है, अमूर्त भी हो सकती है। यानी फिजिकल फॉर्म में आपके पास पैसा है, धन संपदा वो है, प्लस आपका जो आपका मस्तिष्क है वो भी आपके एक असेट्स हैं, आपके पास कोई स्किल है वो भी आपकी एक असेट्स है ना, वो अमूर्त तरह की है। तो किसी भी तरह की संपत्ति है, ज्यादातर यहाँ भौतिक आस्तियों की बात होती है। और दायित्व का मतलब अब आपके पास धन संपदा है वो आपका ये हो गया आपकी आस्तिया। दायित्व का मतलब आपके ऊपर कर्जा कितना है वो आपकी लाइबिलिटीज हो गई है। ठीक है, तो ये गांव के उस क्षेत्र के जो स्थानीय क्षेत्र इसमें शामिल हुआ वो सारी की सारी नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। सही बात है क्या? मान लो कि इस गांव पे कर्जा ही कर्जा था, ठीक है ना, यहाँ पर कर्जा लेकर घी पी रहे थे, मतलब इतना काम कराया कि सब कर्जा। अब मान लो ये नगर पालिका में शामिल हो जाता तो क्या इसका कर्जा भी नगर पालिका पे चला जाएगा? बिल्कुल सही बात है, कर्जा भी, सिर्फ संपत्ति नहीं। देखो इसकी संपत्ति तो नगर पालिका में चली जाएगी, ये तो हम समझते हैं भैया। अब गांव की मान लो कि गांव में कोई इंडस्ट्री लगी हुई थी या फिर गांव में कोई बहुत बड़ी महंगी धातु की खान थी, वो अब सारा किस में चला जाएगा? नगर पालिका में चला जाएगा। लेकिन क्या इसके दायित्व भी चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे। दूसरा, पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम उस पर लागू नहीं होंगे। यह सत्य है क्या? अब जब तक ये गांव था तो पंचायती राज अधिनियम लागू होगा, अब नगर पालिका एक्ट लागू होगा। क्यों? क्योंकि अब नगर में आ गया है, अब पंचायती राज लागू होगा नहीं। तो ये कथन भी एक तरह से बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस क्षेत्र पर अधिकारिता नगर पालिका की हो जाएगी, बिल्कुल है। अब वो क्षेत्र किसके अधीन आएगा? नगर पालिका के अधीन, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, अब तो फिर तो क्या असत्य एक ही बचा इसका मतलब, फिर भी देख लेते हैं। गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उप सरपंच और जो भी वार्ड पंच सदस्य हैं वो त्याग पत्र देना होगा। त्याग पत्र देना होगा, देखने में तो सही लग रहा है। अब जैसे गांव के सरपंच रहा होगा, उप सरपंच भी था, वार्ड पंच भी है, अब जो नगर पालिका में है तो यहाँ पर भी सरपंच उप सरपंच थोड़ी रहेंगे वो, तो फिर क्या होंगे? उनका होगा क्या फिर, है ना। तो उनका क्या होने वाला है ये देखते हैं। तो देखो इसमें हमने एक शब्द लिखा है उनको त्याग पत्र देना होगा, तो ध्यान देना उनको त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है, वो नगर पालिका के सदस्य बन जाएंगे ऑटोमेटिक, और 6 महीने के भीतर उनका चुनाव कराना पड़ेगा। त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, वो सदस्य रहेंगे। अगर गांव बड़ा है, मान लो कि नगर पालिका इतने और गांव बहुत बड़ा गांव जुड़ा है, यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत बड़ी है उसकी, तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि उस सरपंच को उस नगर पालिका का अध्यक्ष बना दे और उप सरपंच को उपाध्यक्ष बना दे। ऐसा नियम में लिखा हुआ है, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जैसे ये शामिल हुआ तो सरपंच बेरोजगार हो जाएगा, नहीं, सरपंच सदस्य रहेगा। हाँ, बाद में उनका चुनाव कराया जाएगा, चुनाव के तहत तय होगा कि वो आगे सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसका मतलब त्याग पत्र देना आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारा ये असत्य कथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नगर पालिका की स्थापना और निगमन का उल्लेख किस धारा में किया गया है? अभी हमने बात की धारा 3 की, नगर पालिका के परिसीमन। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो नगर पालिका के परिसीमन से संबंधित ही सवाल था। धारा 4 में लिखा हुआ है ऐसे कोई भी उपबंध जो नगर पालिका के लिए उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, वो लागू नहीं होंगे, राज्य सरकार छूट दे सकती है। धारा 4 में लिखा हुआ, इतनी इंपॉर्टेंट धारा नहीं है। धारा 3 महत्वपूर्ण है, धारा 5 महत्वपूर्ण है। उसी में लिखा हुआ है नगर पालिका की स्थापना और निगमन कितनी जनसंख्या पर होगा, किस क्षेत्र में होगा, वो धारा 5 में लिखा हुआ है। और हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ये धारा 5। आगे वैसे 9 और 10 आने वाला है, मैं तब उसकी चर्चा कर लूंगा। धारा 3 हम पढ़ चुके हैं, धारा 3 परिसीमन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। धारा 9 10 अभी नहीं बता रहा हूं, नहीं तो मेरा सवाल आउट हो जाएगा अभी, ठीक है। आगे वाले सवाल पर देखते हैं। नगर पालिका की स्थापना और निगमन क्षेत्र, यानी धारा 5 की बात कर रहा है, इसके संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, ठीक है ना।
सत्य कथन देखना है। संक्रमणकालीन क्षेत्र में नगर परिषद का निर्माण होगा। वैसे तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ी बहुत पॉलिटी आपने पढ़ी हो, राजस्थान पॉलिटी पढ़ी हो, पंचायती राज पढ़ा हो, तो ये बहुत आसान सा सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। पर थोड़ा सा क्या कि टर्म्स चेंज हो गए, तो आप देख लेते हैं। लघुत्तर क्षेत्र में नगर परिषद का निर्माण होगा। वृहत्तर क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड का गठन होगा। वृहत्तर क्षेत्र में नगर परिषद का गठन होगा। देखो मैं थोड़ा सा कुछ समझाता हूँ। इस एक्ट में तीनों प्रकार की जो नगर पालिका है, निकाय है, उसको नगर पालिका ही नाम दिया हुआ है। इस नगर पालिका को इसने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहली को लिखा है नगर पालिक बोर्ड, जिसको हम सामान्यतः अपनी कॉमन भाषा में नगर पालिका ही बोल देते हैं, तो नगर पालिक बोर्ड बोला है इसको, ठीक है। दूसरा है नगर परिषद, दूसरे को बोला गया है नगर परिषद, जिसको हम सामान्य भाषा में नगर परिषद ही बोलते हैं। और ये तीसरा हो गया नगर निगम, ठीक है। 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब ये कह रहा है कि स्थापना और निगमन किस टाइप में, तो संक्रमणकालीन क्षेत्र। संक्रमणकालीन क्षेत्र कौन सा होता है? ट्रांजिशन फेज में चल रहा है, जो गांव से अब उसका संक्रमण शहर की ओर हो रहा है। संक्रमण का मतलब चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन का मतलब अब वो बदल रहा है, गांव जो है वो शहर के रूप में बदल रहा है। तो एक तो जनसंख्या होती है, इसके अलावा घेर कृषि भूमि, वहां पर कृषि भूमि कितनी है, घेर कृषि भूमि कितनी है, लोग जो है वो कितने, लोगों की जो आय है वो कितनी कृषि भूमि से आती है, कितनी घेर कृषि में, उसके आधार पर और भी ये आधार होता है, इस आधार पर तय होता है। हम सामान्यतः जनसंख्या देख लेते हैं। तो ये होता है संक्रमणकालीन क्षेत्र, यानी गांव से शहर में बदल रहा हो, तो संक्रमणकालीन क्षेत्र, वहां पर बनती है नगर पालिक बोर्ड। आगे हम इसकी जनसंख्या भी देख लेंगे, जस्ट अगला सवाल आने वाला है। संक्रमणकालीन क्षेत्र हो गया, इसको बोलेंगे लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। ये लघुत्तर नगरीय क्षेत्र होता है, और ये होता है वृहत्तर नगरीय क्षेत्र। अब आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। संक्रमणकालीन क्षेत्र में नगर परिषद का निर्माण होगा। संक्रमणकालीन में नगर परिषद का नहीं होगा, नगर पालिक बोर्ड का होगा। इसका मतलब ये गलत हो गया, सत्य कथन पहचानना है। लघुत्तर क्षेत्र में नगर परिषद का निर्माण होगा, बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया बी। वृहत्तर क्षेत्र में नगर पालिक बोर्ड, वृहत्तर क्षेत्र में नगर निगम होता है, नगर पालिक बोर्ड नहीं होगा। वृहत्तर क्षेत्र में नगर परिषद, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ गई बात जनसंख्या की। नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कितनी जनसंख्या पर वृहत्तर नगरीय क्षेत्र का गठन किया जाएगा? कितनी जनसंख्या हो तो वृहत्तर नगरीय क्षेत्र। अब मैं आपको अब वापस लिए चलता हूं, वापस पीछे। अगर नगर पालिक बोर्ड की बात हो रही है, 20,000, मैं इसको 20K लिख देता हूं हमारी यूट्यूब की भाषा में, 20K से लेकर 100K यानी 1,00,000, इसको मैं एक 1L लिख देता हूँ। 20,000 से लेकर 1,00,000 तक की जनसंख्या है, तब नगर पालिका बन सकती है, या नगर पालिक बोर्ड बोल सकते हैं इसको। 1,00,000 से लेकर इसको 5,00,000 तक की जनसंख्या है, तब नगर परिषद बनेगी। और 5,00,000 प्लस जनसंख्या, अभी इसके आगे का क्राइटेरिया नहीं है कि 5,00,000 से कितना तक, 5,00,000 से ज्यादा, क्योंकि नगर निगम से आगे तो बड़ा है नहीं। तो 5,00,000 से ज्यादा जनसंख्या जहां पर भी होगी, नगर निगम बनेगा। क्लियर हो गया? इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो स्क्रीनशॉट की टेंशन नहीं लेने की। सर स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा, बीच में आ रहा हो, ऐसे बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं। पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा 20 वृहत्तर नगरीय क्षेत्र। अब वृहत्तर नगरीय क्षेत्र का मतलब क्या है? नगर निगम की बात हो रही है। तो वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या की बात, 20,000 से लेकर 1,00,000 तक, 20,000 से लेकर 1,00,000 तक हमने क्या बोला था? नगर पालिक बोर्ड। 1,00,000 से 5,00,000 की जनसंख्या नगर परिषद। 5,00,000 से अधिक की जनसंख्या पर वृहत्तर नगरीय जनसंख्या। 20,000 से कम जनसंख्या पर यह ग्राम पंचायत आती है। अगर 20,000 से भी कम है तो वो नगरीय में नहीं आएगा, वहां पर फिर ग्राम पंचायत होगी, सरपंच उप सरपंच होंगे वहां पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित नहीं किया जा सकता यदि मुख्यमंत्री अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को, या किसी क्षेत्र की बात हो रही है, किसी क्षेत्र को अगर औद्योगिक नगरी निर्दिष्ट कर देता हूं। वैसे ये जो सवाल बना है, ये सिर्फ आगे का ये देखना है, बाकी तो सेम है। राज्यपाल अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी विनिर्दिष्ट कर देता हूं। किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित नहीं किया जा सकता यदि मुख्यमंत्री या राज्यपाल, क्या होगा आंसर? मुख्यमंत्री है, क्योंकि ये बात तो सेम है। किसी अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी विनिर्दिष्ट कर दे। तीसरा भी देख लेते हैं, यानी कि इसमें भी सत्य असत्य को पहचाना। यदि केंद्र सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र से हटाकर विकास प्राधिकरण का गठन कर दे, तो भी क्या उसको नहीं घोषित किया जा सकता? अब देखो मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर तो है ऑप्शन बी। ध्यान रखना, ये अधिसूचना जारी करना और ये राजपत्र में सारे घोषणा करना, ये राज्यपाल का काम होता है। मुख्यमंत्री असल निर्णय तो वही ले रहा है, लेकिन क्योंकि
संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, तो इस तरह के सारे जो राजपत्र में घोषणा होती है वो सब राज्यपाल के नाम से होती है। सर राज्य के सारे काम राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं, ठीक है ना। तो वास्तविक कार्यपालिका है ये है, लेकिन संवैधानिक कार्यपालिका क्योंकि राज्यपाल है तो उसके नाम से जारी होता है। तो राज्यपाल अधिसूचना जारी करेगा, और किसी क्षेत्र को यदि वो औद्योगिक नगरी इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दे तो वहां पर नगर पालिका के सारे ये जो रूल्स हैं वो लागू नहीं होते, वो एक स्वायत्त तरीके से काम कर सकती है। तो इसका आंसर होगा बी। तो मुख्यमंत्री नहीं करता, राज्यपाल। यहाँ क्या मिस्टेक हो गई, यहाँ ये लाइन पूरी सही है, लेकिन केंद्र सरकार की जगह हमें यहाँ पर राज्य सरकार होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसी में लिखा हुआ है, ये जब हम पढ़ेंगे धारा 5 में, तो धारा 5 में मेंशन है, राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ऐसे क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र से हटाकर वहां पर विकास प्राधिकरण या उसमें उसकी संरचना में और इस तरह के में, ठीक है। तो यदि केंद्र सरकार किसी नगरीय राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ऐसे क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र से हटाकर वहां विकास प्राधिकरण का गठन कर दे, तो ऐसे क्षेत्र को भी नगर पालिका घोषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ से गलत हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में नगरपालिका संरचना में मनोनीत सदस्य के संदर्भ में सत्य कथन को बताइए। अब यहाँ पर धारा 6 आ गई है, धारा 5 खत्म होगी, धारा 6 में संरचना के बारे में लिखा हुआ है, तो संरचना में यहाँ पर ये बातें आई हुई है। मनोनीत सदस्यों पर निर्भरता संबंधी उपबंध लागू नहीं होते हैं, सत्य कथन पहचानना है। सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। मनोनीत सदस्यों पर निर्भरता, निर्भरता का मतलब इंग्लिश में होता है डिस्क्वालीफाई, इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये उपबंध लागू नहीं होते हैं। राज्य सरकार मनोनीत सदस्य को प्रत्याहृत नहीं कर सकती है, ठीक है। मनोनीत सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार होता है। नगर पालिका बोर्ड में राज्य सरकार 6 सदस्यों को मनोनीत करती है। चलो देखते हैं सत्य कथन क्या है। देखो पहले एक एक को लेते हैं। मनोनीत सदस्यों पर निर्भरता संबंधी उपबंध लागू नहीं होते हैं। पहले तो मैं लिख देता हूँ, ये धारा 6 में लिखा हुआ है। धारा 6 में नगर पालिका की संरचना के बारे में है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के ऐसे अलग अलग सदस्य हैं, तो इसमें मनोनीत सदस्यों की बात हो रही है। क्या मनोनीत सदस्य है ना, निर्वाचित सदस्य जो चुनाव लड़कर आते हैं। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राज्य सरकार सीधा मनोनीत कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है बिना चुनाव लड़े भी। तो क्या उन पर निर्भरता संबंधी उपबंध लागू, निर्भरता मतलब डिस्क्वालीफाई, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, विकृत घोषित कर दिया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, पागल घोषित कर दिया हो, या फिर उसने भ्रष्ट आचरण किया हो, ये निर्भरता संबंधी उपबंध है 24 और 35 में मिलेंगे। तो क्या उस पर लागू नहीं होते हैं? लागू होते हैं। इसका मतलब ये असत्य कथन हो गया, ये तो गलत हो गया। राज्य सरकार मनोनीत सदस्य को प्रत्याहृत, प्रत्याहृत यानी वापस बुलाना, विड्रॉ करना, रिवोक करना, ठीक है। विड्रॉ कह सकते हैं, रिवोक यानी वापस। राज्य सरकार किसी को मनोनीत कर सकती है, तो क्या वापस भी ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। ये कह रहा नहीं कर सकता, कथन गलत हो गया। मनोनीत सदस्य को बैठक में मत देने का अधिकार होता है। ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य मत में बैठक में मत दे सकते हैं, पदेन सदस्य दे सकते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। ये कह रहा नगर पालिका बोर्ड में राज्य सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? ये कह रहा 6 सदस्यों को। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं आपको बता देता हूं 3 प्रकार की हमारी जो संरचना है ना, इसको नगर पालिका बोर्ड, अब मैं ये इंग्लिश में ऐसा लिखा तो नहीं जाता, पर मैं आपको सिंपल भाषा में बस नगर बोर्ड समझ लेना, इसको नगर परिषद और इसको नगर निगम, ठीक है। इसको ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो नगर बोर्ड में 6, 8, 12 इस तरह से याद रख लेना। नगर पालिका बोर्ड में राज्य सरकार 6 सदस्यों को मनोनीत करेगी, नगर परिषद में 8 सदस्य को, नगर निगम में 12 सदस्यों को। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार पदेन सदस्यों के संदर्भ में, अभी देखो, अभी हमने किसकी बात करी थी? मनोनीत सदस्यों की। अभी किसकी बात हो रही है? पदेन सदस्यों के, एक्स ऑफिशियल मेंबर। पदेन सदस्य कौन होते हैं? अभी आगे 2-3 सवाल आएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। पदेन सदस्य 3 प्रकार के सदस्य होंगे। एक तो निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, और तीसरे होंगे पदेन सदस्य। अब हम बात करें पदेन सदस्यों के बारे में। पदेन सदस्यों को बैठक में मत देने का अधिकार होता है। ये कह रहा सत्य कथन की पहचान कीजिए। राज्य विधानसभा का सदस्य पदेन सदस्य नहीं बन सकता है। पदेन सदस्यों पर धारा 25 और धारा 35 में अंतर्विष्ट उपबंध लागू होते हैं, ठीक है, और सभी सत्य हैं। सत्य, सभी सत्य हैं, ये तो सभी तो नहीं है। अभी मैं बता देता हूं गलत कहां पर है। सत्य कथन,
मनोनीत सदस्य बैठक में मत देने का अधिकार नहीं रखते हैं, लेकिन पदेन सदस्य जो है वो बैठक में मत देने का अधिकार रखते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर सत्य है। तो सत्य कथन देखते यही हो गया। राज्य विधानसभा का सदस्य पदेन सदस्य नहीं बन सकता। पदेन सदस्य होते कौन है? पदेन सदस्य वास्तव में जो हम बात करें तो विधानसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य उस नगर पालिका में, नगर पालिका की बात हो रही है, नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित जिसका जनता ने चुनाव करके भेजा है, मनोनीत जिसको राज्य सरकार ने, जो नगर पालिका का विशेष ध्यान रखते हैं, ऐसे लोगों को मनोनीत कर सकती है। कितने कर सकती है? नगर पालिका बोर्ड में 6, नगर परिषद में 8, नगर निगम में 12, याद रख लेना। पदेन सदस्य कौन होंगे? उस क्षेत्र के, उस नगर पालिका क्षेत्र में जो भी विधायक आएंगे वो बाय डिफॉल्ट, पदेन का मतलब ही ये होता है कि उनका पद दूसरा है लेकिन बाय डिफॉल्ट वो बन जाते हैं। तो वहां के जो विधानसभा सदस्य हैं वो ऑटोमेटिक नगर पालिका के सदस्य हो जाएंगे, वो पदेन सदस्य। लोकसभा के अगर कोई सदस्य आते तो वो भी पदेन सदस्य बन जाएंगे। क्या पदेन सदस्य बैठक में मत देने का अधिकार होता है? बिल्कुल होता है। क्या राज्य विधानसभा के सदस्य पदेन सदस्य बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इसलिए ये अर्थ पदेन सदस्यों पर निर्भरता, अब निर्भरता संबंधी डिस्क्वालीफाई इनको विधायक होने के नाते और सांसद होने के नाते लागू हो सकता है, लेकिन नगर पालिका सदस्य होने के नाते नहीं लागू हो सकता है। इसलिए ये कथन भी कह रहा है कि इस पर लागू नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये कह रहा है लागू होता है, हम कहेंगे नहीं होता है। क्लियर हो गया यहां तक? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ये। अगला सवाल देखते हैं। नगर पालिका की संरचना में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? अभी हमने मनोनीत की तो बात कर ली, 6, 8, 12। निर्वाचित कम से कम कितने? यहाँ पर अधिकतम की तो सीमा जनसंख्या पर डिपेंड करती है, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए। कम से कम सदस्य किसी भी नगर पालिका में कम से कम 13 सदस्य हो सकते हैं, 13 से कम नहीं हो सकते। फिर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जैसे मान लो कि 20,000 पे बन गया तो 20,000 पे 13 होती है, फिर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी 13 के बाद 15, 17, 19 ऐसे विषम संख्या में बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नगर पालिका की संरचना, यानी वो नगर पालिका की संरचना धारा 6 ही चल रही है अभी तक। धारा 6 महत्वपूर्ण भी है। धारा 6 अब तक तो याद हो जाना चाहिए। नगर पालिका की संरचना धारा 6, नगर पालिका धारा 5 है नगर पालिका की स्थापना और निगमन, धारा 3 नगर पालिका की परिसीमन, याद रहना चाहिए। मनोनीत सदस्यों में से कम एक सदस्य दिव्यांग होगा। हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। मनोनीत सदस्य 6, 8, 12। मनोनीत सदस्य कितने? 6, 8, 12। 6 नगर पालिका बोर्ड, 8 नगर परिषद, 12 नगर निगम। ठीक है। जो भी मनोनीत सदस्य उसमें कम से कम एक सदस्य दिव्यांग होना चाहिए। हमने SC, ST, OBC यानी ये रिजर्वेशन तो सुना, एक महिला होनी चाहिए सुना। ये पहली बार देख रहे हैं भाई एक सदस्य दिव्यांग होना चाहिए। अभी सत्य है असत्य देखते हैं। मनोनीत सदस्यों को धारा 24 व 35 में अंतर्विष्ट उपबंधों के तहत निर्हर घोषित किया जा सकता है। क्या ये सत्य कथन है? अभी हमने कहा कि मनोनीत सदस्यों पर 24 व 35 में डिस्क्वालिफिकेशन क्या है वो लिखा हुआ है, उसके आधार पर निरस्त घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब ये कथन तो सत्य है, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। नगर पालिका की संरचना का उल्लेख धारा 6 में किया गया, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो ये तो कथन सत्य है ही है। नगर पालिका की संरचना में केवल 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। ये भी मैंने आंसर बता दिया। अभी 3 प्रकार के होते हैं। पदेन सदस्य कहाँ गया? पदेन सदस्य भी तो होते हैं, इसलिए यहां पर देखा जाए तो ये असत्य हो जाता है। इसका मतलब क्या है? याद रखना, इस धारा 6 में लिखा हुआ है कि मनोनीत सदस्यों में कम से कम एक सदस्य दिव्यांग होगा, ये कथन सत्य है। ध्यान रखना इस बात को, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। मनोनीत सदस्यों में कम से कम एक सदस्य दिव्यांग होगा, ये कथन सत्य है। मनोनीत सदस्यों पर निरता संबंधी उपबंध लागू होते हैं। बैठक में वो मत नहीं दे सकते हैं, पदेन सदस्य दे सकते हैं। नगर पालिका की संरचना का उल्लेख धारा 6 में किया गया है। याद रखना धारा 6 महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। जो अध्याय 2 जो है ना, उसकी सारी धाराएं महत्वपूर्ण है। धाराओं से संबंधित कोई सवाल आएंगे, 4, 5, 3 या 4 सवाल आएंगे, वो अध्याय 2 में से ज्यादातर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है। इस अधिनियम में SC, ST व पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम की बात हो रही है। इस अधिनियम में SC, ST व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का उल्लेख किया गया। हमें क्या देखना है? असत्य कथन। क्या आरक्षण की बात की गई है? हाँ, ये तो लगभग हम सभी को पता है कि आरक्षण तो होता ही है। ठीक है, सही है। SC, ST व पिछड़े वर्गों का आरक्षण जब तक है कि संविधान के अनुच्छेद 334 में समयावधि निर्दिष्ट है। इस पे थोड़ा सा डाउट है, आगे देखते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 21% से अधिक नहीं हो सकता। ये सही है क्या? अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 21% से अधिक नहीं हो सकता। मैं आपको एक तो चीजें क्लियर करता हूं। SC, ST का आरक्षण कितना होगा? तो SC, ST के आरक्षण के बारे में लिखा हुआ जनसंख्या के अनुपात में।
जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। लेकिन ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण में के बारे में लिखा हुआ है, ओबीसी का आरक्षण में लिखा हुआ है कि एससी एसटी और ओबीसी को मिलाकर ये कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर 20% एससी एसटी जनसंख्या के हिसाब से एससी एसटी 20% है तो ओबीसी 30% हो सकता है? नहीं। इसमें एक परंतु को डाल दिया है, एक शर्त और डाल दी है कि किसी भी कंडीशन में ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 21% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कथन भी सत्य है। और ये जो कथन लिखा हुआ है कि आरक्षण कब तक है एससी एसटी को, जब तक अनुच्छेद 334 में लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण कब तक है उसकी समयावधि दी हुई है, जब तक उसमें मौजूद है तब तक यहां पर भी मौजूद रहेगा। इसका मतलब ये भी सही है। इसमें छावनी बोर्ड को भी शामिल किया गया, ये कथन गलत है। अभी तो हमने शुरुआत में पढ़ लिया छावनी बोर्ड को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र में लागू होता है, इसका मतलब ये इसका कथन असत्य हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। धाराओं के संदर्भ में सही सुमेलित की पहचान कीजिए। सही सुमेलित जो भी है वो पहचान करना है। देखो अभी देखते हैं, धारा 9 वार्डों का निर्धारण, वार्डों का विभाजन, 6(3) में आरक्षण और पदावधि। आरक्षण जो अभी हम पिछला सवाल पढ़ रहे थे, ये जो पिछला आरक्षण लिखा था ये क्या धारा 6(3) में है? सही सुमेलित कीजिए, यही इसका सही आंसर है। 6(3) में जो संरचना लिखा हुआ है नगर पालिका की संरचना, उसी में जो हमारी धारा 6 है उसका सब क्लोज 3 है, उसमें आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है। सही सुमेलित ये नहीं है। धारा 9 वार्डों का विभाजन, ठीक है। धारा 10 में वार्डों का निर्धारण, और धारा 8 में पदावधि जो है वो धारा 7 में है। और धारा 8 में कोई विशेष नहीं है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है। इसमें एक सिंपल सी बात लिखी हुई कि नगर पालिका का शासन, संपूर्ण शासन नगर पालिका में निहित होगा। सिंपल सी बात है, नगर पालिका का शासन कौन चलाएगा? नगर पालिका ही तो चलाएगी। ये बात इसमें लिखी हुई है, पर फिर भी लिख दी जाती है। मैं एक बार वापस रिपीट करा देता हूँ। धारा 1 में क्या था? नगर पालिका संक्षिप्त नाम, इस एक्ट का संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका प्रसार क्या होगा, ये प्रारंभ कब हुआ। धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं। एक बार देख लेते हैं, यहां तक तो क्लियर कर ही लेते हैं हम एक बार। धारा 2 में परिभाषाएं, ठीक है। 3 में क्या था? अभी हमने पढ़ा था कि परिसीमन इसमें होगा। 4 में क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 में लिखा हुआ कि जो भी ऐसे उपबंध नगर पालिका के लिए अनुपयुक्त है उसको नगर पालिका राज्य सरकार उसमें छूट दे सकती है। सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 में क्या है? नगर पालिका की स्थापना और निगमन, अभी हमने पढ़ा था ये। नगर पालिका की स्थापना और निगमन यानी कि कितने जनसंख्या पर नगर पालिका कौन सा बनेगा। 3 प्रकार के हैं ना, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम। 6 में क्या है? अभी हमने पढ़ा नगर पालिका की संरचना। नगर पालिका की संरचना, संरचना में क्या है? संरचना में 3 प्रकार के सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य, मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य 6, 8, 12। पदेन सदस्य लोकसभा विधानसभा के सदस्य। निर्वाचित सदस्य कम से कम 13 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ, इसको याद रख लेना और यहीं पर याद हो जानी चाहिए। इतनी आसान भाषा में बता रहा हूँ, आप एक्ट में पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। बहुत आसान लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ, सारी की सारी आसान लैंग्वेज में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है धारा 7 में क्या, तो धारा 7 में लिखा हुआ है पदावधि के बारे में। किसकी पदावधि? नगर पालिका की। कितनी होगी? प्रथम बैठक से 5 वर्ष, ये आपको पता होना चाहिए। धारा 8 मैंने कहा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लिखा हुआ नगर पालिका जो शासन है वो नगर पालिका में निहित होगा, सिंपल सी बात है। धारा 9 में लिखा हुआ कि वार्डों का विभाजन कैसे होगा। वार्डों का विभाजन इसमें लिख रखा है जनसंख्या के हिसाब से होगा, जनसंख्या के अनुपात में। लगभग हर बराबर जनसंख्या में एक वार्ड बन जाएगा, ये लिखा हुआ है। वार्डों का निर्धारण में ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ये तय करेगी भी चुनाव किस तरीके से होगा। जैसे एससी एसटी की सीट कब आएगी, जो रोटेशन में चलता है, इसमें लिखा हुआ कि चक्रानुक्रम में एससी एसटी ओबीसी ये सीट आएगी। महिलाओं की सीट कौन सी होगी, वार्डों की संख्या का निर्धारण कैसे होगा, उत्तर पश्चिम कौन से होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये सारी वार्डों का निर्धारण में लिखा हुआ है धारा 10 में। तो देखो मैंने आपको 8, 9, 10 ये सारी क्लियर करवा दी, ठीक है। ये सारी की सारी आ गई है। अब आगे देखते हैं, नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका के निर्वाचन के संदर्भ में सत्य कथन। अब निर्वाचन आ चुका है ना, धारा 11 आ चुकी है अभी। तो नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका के निर्वाचन के संदर्भ में हमें सत्य कथन देखना है। सत्य कथन में क्या है वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। धारा 11 निर्वाचन, याद रख लेना। निर्वाचक नामावली, नामावली जो हमारी पूरी लिस्ट होती है जिसमें पूरा निर्वाचक जो भी वोट देने उनकी लिस्ट। निर्वाचन का संचालन करना, उसका अधीक्षण और नियंत्रण करना केंद्रीय निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यदि किसी नगर पालिका विघटन के बाद शेष समय केवल 6 महीना ही बचा तो निर्वाचन आवश्यक नहीं है। कौन सा कथन सत्य है? ध्यान देना,
ये तो आपने पॉलिटी में भी पढ़ा हुआ। जैसे किसी भी नगर पालिका का विघटन हो गया तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है, लेकिन 6 महीने बाद वैसे भी चुनाव होने वाले हैं, पूरी नगर पालिका के सबके चुनाव होने वाले हैं, तो क्या चुनाव कराना जरूरी है? फिर चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, यही बात लिखी। यानी कि ये तो सही है लेकिन ये गलत। अब गलत क्यों है? निर्वाचक नामावली निर्वाचनों के संचालन और अधीक्षण का नियंत्रण केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं, हम नगर पालिका की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या होगा? ये काम यही होगा, ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है, न कि केंद्रीय। केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा इनके चुनाव देखता है, विधानसभा के चुनाव देखता है। नगर पालिका, पंचायती राज के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग देखती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे बुक में दे रखे हैं, हालांकि मैंने थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में चेंजेस किए हैं, कुछ मॉडिफाई किया है जहां मुझे जरूरत लगी, उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज करके कुछ के आंसर भी चेंज किए। वैसे ये बुक में मिल जाएगा, अगर आप कोई बुक से पढ़ रहे हैं तो ये मत देखना सर इसमें अलग आ रहा है, आपकी बुक में अलग है। मैंने कुछ कुछ जहां जहां मुझे लगा, मुझे इसको कठिन बनाने के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं मैंने, ठीक है ना। तो बुक से थोड़ा सा, बुक वाले सवाल ये, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इसमें थोड़ा चेंजेस किए हैं। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए कौन सा व्यक्ति हकदार होगा? ठीक है, देखते हैं। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए मतलब कि अगर आपको वोटिंग लिस्ट जो है उसमें नाम आने के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसमें लिखा हुआ कि अर्हता की तारीख, यानी उस साल की 1 जनवरी को आपकी कम से कम उम्र 21 साल हो गया। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? क्योंकि 18 साल, 21 साल चुनाव लड़ने के लिए होना चाहिए, वोट देने के लिए 18 वर्ष सबके लिए, तो ये हो जाएगा। नगर पालिका के वार्ड का निवासी होना जरूरी नहीं है, नगर पालिका किसी भी वार्ड का निवासी होना जरूरी है, इसका मतलब ये भी यहाँ से गलत हो गया। प्रत्येक वार्ड के लिए, वैसे तो थोड़ा सा सवाल अलग हो गया पर ये इसका आंसर ये होगा, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली होगी और उसमें हकदार व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत होगा। इस उल्लेख जो है वो धारा 13 में लिखा हुआ है। ये जो धारा 13 है, 13 में ये सारी की सारी बात लिखी हुई है। ये सभी सत्य नहीं, सभी सत्य नहीं, सिर्फ ये सत्य है, ये तो गलत हो गया। तो निर्वाचक नामावली के बारे में जो है रजिस्ट्रीकृत कैसे होंगे उसके बारे में धारा 13 में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद धारा 14 आ जाती है। धारा 14 में अभी बात करते हैं, धारा 14 में वैसे निरर्हता के बारे में लिखा हुआ है। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हता के संबंध में सत्य कथन होगा। ये कह रहा है कि इसका उल्लेख धारा 12 में किया होगा, सत्य कथन पहचानना है। इसका उल्लेख धारा 12 में किया गया है। विकृत चित्त है या सक्षम न्यायालय के द्वारा ऐसा घोषित किया गया है। भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराध के कारण तत्समय निरर्थ हो गया है, या फिर बी और सी दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों सही है। कोई निर्हर कैसे हो जाएगा, यानी डिस्क्वालीफाई कैसे हो जाएगा, ये पूछ रहा है। धारा 13 में इसके बारे में लिखा हुआ है। धारा 14 में निरहरता ही जो है डिस्क्वालीफाई कैसे हो जाएगा, निरहरता ही धारा 14 में लिखा हुआ है। ये कह रहा है धारा 12 में, तो ये कथन तो वैसे ही गलत हो गया। ये कथन गलत हो गया क्योंकि इसका उल्लेख धारा 14 में है। धारा 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। धारा 14 में निरहरता के बारे में लिखा हुआ है। धारा 14 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। निरहर कैसे हो जाएगा? अगर कोई विकृत चित्त है, यानी मानसिक रोगी है, पागल है, या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा ये घोषित कर दिया है। भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराध के कारण निरर्थ हो गया, तो ये दोनों ही शामिल है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी और सी। उल्लेख कहां पर है? धारा 14 में लिखा हुआ है। नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार मिथ्या घोषणा करने के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करो। मिथ्या घोषणा करना, इसका उल्लेख धारा 14 में है। तो यहां से सत्य कथन पहचानना है। तो पहली बात तो ये असत्य हो गया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा धारा 14 में मिथ्या घोषणा करना नहीं है। याद रखना, मिथ्या घोषणा करना ये इंपॉर्टेंट धारा है। ये धारा 14 में नहीं है, क्योंकि धारा 14 में डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। मिथ्या घोषणा अगर कोई करता है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। अब थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, ये 1 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा हो गया, तो 1 लाख रुपए नहीं है और धारा 14 में भी नहीं है। मिथ्या घोषणा का उल्लेख धारा 15 में है और 2 वर्ष के कारावास के प्रावधान है अगर कोई मिथ्या घोषणा करता है। 2 वर्ष की सजा थोड़ी सी ज्यादा है, ये भी नहीं है। ये सही है कि धारा 15 में है, तो धारा 15 में है 1 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष यानी 1 वर्ष का कारावास अथवा 2 से लेकर 5,000 रुपए का जुर्माना। याद रखना, धारा 15 में ये लिखा हुआ है और उस पर जुर्माना कितना है, सजा कितनी, 1 वर्ष कारावास अथवा 2 से 15,000 रुपए का जुर्माना, अथवा दोनों सजा हो सकती है। इस पर आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, ये धारा 15 पूरी संभावना के एग्जाम में पूछा जाए, अच्छे से याद रख लेना। ये जो मैंने ऑप्शन डी लिखा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। धारा 15 में क्या है? मिथ्या घोषणा करना। क्या है? मिथ्या घोषणा करना। अगर कोई करता है तो सजा क्या है? 1 वर्ष का कारावास अथवा 2,000 से लेकर 5,000 रुपए का जुर्माना, अथवा दोनों प्रकार की सजा हो सकती है। इसको अच्छे से याद रख लेना। धारा 16 के अनुसार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यों के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो पहले क्या लिखा धारा 16, तो अब धारा 16 आ गई है। क्या है धारा 16 में? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन कमीशन यहां पर आ गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेगा। असत्य कथन, तो पहला ही कथन यहाँ तो असत्य होगा। क्यों? केंद्रीय निर्वाचन आयोग में क्यों करेगा? ये तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, तो राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए, न कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसलिए असत्य हो गया। देखते हैं कोई और तो नहीं है। अब क्या करते हैं हम इसको देखते राइट कर देते हैं। अरे आगे तो पढ़ो, आगे हो सकता है सब इनमें से सभी असत्य हैं, ये कथन भी आ जाए। हमने पढ़ते इसको कर दिया राइट, आगे पढ़ना जरूरी है। समस्त निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करता है, ये तो सत्य कथन है। समस्त निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करता है, ये भी सत्य है। तो सभी कथन सत्य, सभी नहीं है, इसमें एक कथन असत्य, तो आंसर तो यही होगा। लेकिन पढ़ना जरूरी है, सारा का सारा पढ़ना, गलती यहीं पर करते हैं हम, है ना। जल्दबाजी नहीं करनी, एक बार सारा चारों ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है। सवाल को सही से पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो होता क्या है, आता हुआ सवाल भी गलत कर जाते हैं और एक नंबर भी कई बार बहुत पीछे रख देता है। इसका बहुत अच्छे से हमें सावधानी के साथ ध्यान रखना है। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के संदर्भ में अभी आपको बताऊंगा मैं कौन कौन सी धारा में जिला निर्वाचन अधिकारी के संदर्भ में असत्य कथन होगा। असत्य कथन पहचाना। जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट होता है। ये सत्य है क्या? सत्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, कर सकता है। एक जिले के लिए एक से अधिक, अब सामान्यतः जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर ही होता है, पर कई बार क्योंकि जिला बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी भी वहां पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, इसलिए यह कथन हमारा असत्य हो गया। बाकी क्या है? जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी हमने पढ़ा था, चलो ये आ ही गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौन सी सही सुमेलित है? ठीक है, यानी कि एक सही सुमेलित तो बाकी गलत है। ये तो अब पढ़ ही लिया है। नगर पालिका का निर्वाचन कहाँ है? धारा 11 में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। नगर पालिका का जो निर्वाचन होता है, अभी हमने पढ़ा था निर्वाचन, वो धारा 11 में लिखा हुआ है। धारा 16 में, 14 में क्या है? डिस्क्वालिफिकेशंस। ठीक है, 15 में क्या है? मिथ्या घोषणा। 16 में क्या है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। 17 में क्या है? जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है ना, पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी आ गया, फिर जिला निर्वाचन, तो 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, 18 में पदावधि नहीं है, पदावधि अभी हमने पढ़ा था धारा 7 में है। ठीक है, इसको याद रख लेना, धारा 7 में पदावधि। 18 में क्या है? 18 में क्या है? चुनाव जब होंगे, चुनाव के समय राज्य सरकार को, जितने भी राज्य सरकार की संस्था है या जो भी स्थानीय निकाय है, वो स्टाफ अवेलेबल कराना पड़ेगा इस चुनाव में। और धारा 19 में क्या है? वो स्टाफ प्रतिनियुक्ति समझा जाएगा। ये 18 और 19 भी याद रख लेना। धारा देखो 16, 17, 18, 19 सब जुड़े हुए हैं। 16 में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा जो चुनाव का अधीक्षण नियंत्रण करेगा। हर जिले पे एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। जब चुनाव होगा तो चुनाव में जितने भी स्टाफ हैं वो स्टाफ अवेलेबल कराने पड़ेंगे चुनाव में, और ये सारा का सारा स्टाफ प्रतिनियुक्ति डेप्यूटेशन पे समझा जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी में, तो आपको सारा पता होगा। जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स यहाँ पर स्टाफ के रूप में लगते हैं, और वो सारे टीचर्स उस समय टीचर्स नहीं होके निर्वाचन आयोग के अधिकारी के और कार्मिक के तौर पर काम करते हैं, उसको प्रतिनियुक्ति वहां पर हो जाती है। ये 19 में लिखा हुआ है, क्लियर, ये याद रख लेना। आगे 20 में क्या है? धारा 20 तक आज हम पढ़ने वाले वो देख लेते हैं, है ना। धारा 20 में यहाँ पर ये आने वाला है, ये लिखा हुआ है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, उसके बाद निचले स्तर पर ये आ जाता है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स इस काम में लगते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में गांव के स्तर पर निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ते हैं। वो ये हो गया निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। वो एक बड़ा अधिकारी, उसके नीचे और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हो सकते हैं। या अन्य व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्यों के भंग का दोषी पाया जाता तो किस तरह की सजा का प्रावधान है? क्या उसको सजा हो सकती है? ठीक है ना, तो इसके लिए सही आंसर इसका है 3 महीने से लेकर, याद रख लेना, ये धारा 20 में लिखा हुआ है, धारा 20। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 3 महीने से लेकर 2 वर्ष का कारावास, प्लस आगे ये भी लिखा हुआ प्लस 1,000 रुपए का जुर्माना, अथवा दोनों। 1,000 का जुर्माना, प्लस नहीं कह सकते हैं इसको, या 1,000 जुर्माना अथवा दोनों, दोनों ही हो सकता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक लास्ट प्रश्न हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
पदीय कर्तव्य के भंग का दोषी पाया जाता है तो न्यायालय ऐसा दंड के किसकी सिफारिश पर देगा? ध्यान रखना, केवल अपने स्वविवेक से संज्ञान लेकर ऐसा नहीं कर सकता है। अगर सिफारिश करते हैं कौन? केवल राज्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केवल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर। इसका धारा 20 में इसका उत्तर लिखा हुआ, इनमें से कोई भी एक भी करता है, इनमें से कोई भी एक की सिफारिश पर करता है, इसमें अथवा 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 ये अथवा ये अथवा ये अगर सिफारिश करता है तो ही संज्ञान में लेगा, बाकी नहीं। तो इन तीनों में से किसी की भी सिफारिश पर ऐसा कर सकता है। तो यहाँ ये आज के 25 प्रश्न थे। आज मैंने 25 प्रश्नों तक करवाया, मैंने धारा 20 तक यहाँ पर आपको करवा दिया है। धारा 20 शुरुआत की धारा सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जो अगर वीडियो बताया, अगर आप अच्छे से भी देख लिए होंगे तो आपको धारा 20 बहुत आसानी से सारी की सारी याद हो जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने सारी की सारी आपको बता दी। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा आपके कमेंट्स आए, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। आपके अच्छे कमेंट्स रहे, आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको कंटिन्यू करो और सारा के सारे यहाँ पर लेकर आ जाऊँ, ठीक है। और बिल्कुल वीडियो को लाइक तो करना है, आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।